हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 26 से लेकर 33 तक। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 25 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 26। इसमें बताया रीजंस टू बिलीव। तो रीजंस टू बिलीव हम बेरक से पढ़ेंगे। आप बेरक ओपन कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर लीजिए। तो रीजंस टू बिलीव में कह रहा है पर्सन इज सेड टू हैव अ रीजंस टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज अ सफिशिएंट काउज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यदि कोई फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसा है जिससे एक व्यक्ति को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है तो कहेंगे रीजंस टू बिलीव है। तो सेक्शन 26 में बस इतना ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में आपको ये वर्ड दिखा रहेगा रीजंस टू बिलीव। तो रीजंस टू बिलीव का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक उस पर विश्वास करने का एक सटीक, एक पर्याप्त कारण है। सिचुएशन ऐसा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसा जिसपे एक व्यक्ति आराम से उसको विश्वास कर ले तो उसको हम रीजंस टू बिलीव कहेंगे। चलिए फिर अब मूव करते हैं 27 में क्या है। इसमें ये बताया गया है प्रॉपर्टी इन पोजीशंस ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तो कोई भी प्रॉपर्टी वाइफ के पास हो, क्लर्क के पास हो या सर्वेंट के पास हो। इसका पहले बैरेक वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। When property is in the possessions of person, wife, clerk or servant on the account of that person, it is in that person's possessions with the meaning of this section। यह कह रहा है कि सपोज करिए कि मैं किसी घर का ओनर हूँ, मालिक हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। तो जो जो भी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के पास, जो भी मेरे क्लर्क होंगे उनके पास, या जो मेरे सर्वेंट होंगे उनके पास, वो जो भी प्रॉपर्टी मेरे बिहाफ पे यूज कर रहे हैं, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, जो भी प्रॉपर्टी वो यूज कर रहे हैं, तो वो सारा प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं वो ये माना जाएगा कि मेरे ही पोजीशन में, क्योंकि वो मेरे अकाउंट पे यूज कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो और इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सर्वेंट या वो क्लर्क मेरे अंडर कम से कम बहुत सालों से काम कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने उसको किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए रखा हो, है टेम्पोररी, कुछ महीने के लिए रखा हो, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। इससे भी ये माना जाएगा, इस सेक्शन में ये माना जाएगा, चाहे वो टेम्पररी अपॉइंट किया गया हो या बहुत दिनों से रह रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे मेरे अकाउंट पे तो वो ये माना जाएगा कि वो मेरे पोजीशन में ही है। तो सेक्शन 27 में बस इतना ही। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेक्शन 27 में क्या गिवन है, या प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट किस सेक्शन में डिफाइन है। बाकी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। और पढ़ते हैं सेक्शन 28, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे पूरा एक चैप्टर डिफाइन। इसका नाम है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है कूटकरण। मतलब कि किसी भी डुप्लीकेट चीज को बनाना, एक से चीज को दूसरे की तरह कॉपी करना, इसका मतलब होता है काउंटरफीट करना। तो इसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में बैरक की लैंग्वेज से। मैं चाहूं तो ना भी पढ़ूं, चाहूं तो पढ़ ले रहा हूं, कोई बात नहीं है। आप बैरक ओपन करके रखिए। अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीट हु काउजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। मतलब काउंटरफीट कब कहेंगे? वन थिंग, एक चीज को दूसरे की तरह रिसेंबल करना, दूसरे की तरह बनाना, और इंटेंडेड बाय द मीन्स ऑफ दैट रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मतलब कि अगर दूसरे चीज के जैसे बना तो रहे हैं, लेकिन इंटेंशन होना चाहिए कि आप किसी को धोखा देंगे। इस इंटेंशन से किसी भी चीज को रिसेंबल करना, और knowing it to be likely that deceptions will thereby practice। और या तो ये उनको पता हो कि जो चीज मैं बना रहा हूं इससे किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है, इसको बोलेंगे डिसेप्शन, कूटकरण। इसके एक्सप्लेनेशन में, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट।
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज को आप रिसेंबल कर रहे हो तो आप हूबहू बना दे रहे हो, आप 100% सेम टू सेम डिजाइन कर दे रहे हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट आप कोई भी चीज को रिसेंबल कर रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो, 90% सेम हो, 10% सेम नहीं हो, 95% सेम हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 100% ही सेम बनाओगे तभी ये काउंटरफीट में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दिखता हो हूबहू हो, दैट्स इट। जैसे डुप्लीकेट नोट बनाते हो तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप ओरिजिनल जैसा नहीं बना पाएंगे, तो वो माना जाएगा कि आप ये काउंटरफीट कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 2 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, और मैं इसको आपको हिंदी में बता दे रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति एक चीज को रिसेंबल करता है दूसरे की तरह दिखता हो, और वो रिसेंबल इस तरह की है कि एक व्यक्ति को उसके द्वारा धोखा दिया जा सकता है, तो यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह रिसेंबलेंस इस इरादे से की है, वह किसी को धोखा देना चाहता है, या वह जानता है कि इसके द्वारा डिसेप्शन किया जाएगा, तो माना जाएगा कि भैया वो काउंटरफीट किया है। अब आते हैं सेक्शन 29 जो कि डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है, दस्तावेज। आप दर्शक जानते होंगे दस्तावेज क्या होता है, आपको जानकारी होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज, सब एक डॉक्यूमेंट है। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। तो कहने का मतलब कि कोई भी मैटर कोई भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस हो, डिस्क्राइब हो अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ, किसी भी चीज पर, वो किसी भी चीज पर डिस्क्राइब हो, एक्सप्रेस हो बाय द मीन्स ऑफ लेटर से लिखा गया हो, फिगर से लिखा गया हो, या किसी भी मार्क से लिखा गया हो, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, हो सकता है इससे भी ज्यादा, द लेटर फिगर मार्क्स के अलावा भी किसी चीज से किसी सब्सटेंस पे लिखा गया हो या उसको डिस्क्राइब किया गया हो, intended to be used which may be used as a evidence of that matter। मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर एक्सप्रेस हो या डिस्क्राइब हो किसी भी बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर मार्क्स, या मोर देन दैट मीन्स किसी भी चीज पे वो मेंशन हो, उसको वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो एविडेंस के पर्पज से इन फ्यूचर यूज हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन से आप समझ में आ जाएगा आपको हर एक चीज। लिखा एक्सप्लेनेशन 1 made is immaterial by what means upon what substance as later figure marks are formed whether the evidence is intended for or may be used in a course of justice or not। देखिए एक्सप्लेनेशन पहले में साफ साफ बताया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स अपॉन व्हाट सब्सटेंस, किस चीज पर लिखा हुआ है इस बात से कोई मैटर नहीं करता। उस पेड़ पे लिखा है, झाड़ी में लिखा है, पहाड़ पे लिखा है, या कॉपी में लिखा है ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इमेटेरियल है, इस बात से कोई फर्क नहीं करता है। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको, जिस चीज को आप लिख रहे हो, इन फ्यूचर में वो एविडेंस के पर्पज से यूज हो या नहीं। जैसे कि आज की डेट में मैं कोई भी चीज अपना डायरी को लिख रहा हूं, हो सकता है कल की डेट में मेरी मृत्यु हो जाती है। आज की डेट में जो डायरी में मैं लिख रहा हूं, मैं इस वजह से थोड़ी लिख रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस डायरी को एज ए एविडेंस यूज किया जाए। इंटेंशन तो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है ऐसा इंटेंशन और नहीं भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं, a writing expressing the term of a contract which may be used as evidence of a contract is a document। कुल मिला के अगर हम कोई भी दो व्यक्ति के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम दोनों एक दूसरे से किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो दस्तावेज है उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब है ए चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी चेक जिसपे हमने साइन करके किसी को दिया है वो क्या है, दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, हमने किसी व्यक्ति को पावर दे दिया कि आप इस मकान को सेल कर सकते हैं, उसको पावर मैंने दे दिया। तो मैंने एक
पेपर तैयार करे होंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करे होंगे, जिसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया होगा उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति को हमने क्या क्या चीज के लिए ऑथराइज किया है। तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अ मैप, अ प्लान ऑन विच इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी मैप जो है एविडेंस के लिए जो यूज किया जा सकता है वो भी एक डॉक्यूमेंट। ये सब चीज को लर्न कर लीजिए। और राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी ऐसा आपने सपोज करिए कि आपने मैप बनाया, एक कॉपी में आपने एक डायरेक्शन बना रखा है, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट। तो बाकी आप समझदार है, आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या है। ये 4-5 पॉइंट उसको रट लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन इसी से बनता है कि बताइए भैया ये चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, यस या नो, ऑब्वियसली है। तो इसी में घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वेदर, इसको पढ़ते हैं पहले। वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल लॉ और यूजेज shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए मर्केंटाइल लॉ या दूसरे यूजेस के हिसाब से किन्हीं लेटर, फिगर और मार्क्स का, अगर किन्हीं लेटर, फिगर और मार्क्स का कुछ मतलब निकलता है तो उन लेटर, फिगर और मार्क्स का वही मतलब माना जाएगा, बेशक एक्चुअली वो चीज लिखा हो या नहीं लिखा हो। जैसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे मैंने साइन कर दिया है और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने किसी को दे दिया है, तो उसका मतलब वह माना जाएगा कि वह व्यक्ति जिस किसी को भी मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट मिल जाएगी। जो साइन मैंने किया है उससे यह माना जाएगा कि होल्डर को पेमेंट कर दिया जाए जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आएगा। भले ही ये शब्द नहीं लिखा हो, लेकिन साइन और होल्डर का नाम लिखने से यह समझा जाएगा कि ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा मर्केंटाइल लॉ कहता है। तो चीजें आपको समझ में आई। जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में पीछे साइन कर दिया, उसको मैंने एक व्यक्ति को दे दिया, तो वह व्यक्ति अगर उसको लेके जाएगा तो वो उसके पास लीगल राइट आ जाती है, वो उस चीज का होल्डर हो जाता है और वो जिसके पास लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट। चीजें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो 2-3 बार पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब हम आते हैं, बात करते हैं सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, जो कि प्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कितनी बार पूछा गया है। ये जोड़ा गया था इंसर्टेड बाय IT एक्ट 2000, एक्ट 21 ऑफ 2000, इसको जोड़ा गया था। इसमें एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं दिया हुआ, इसमें साफ साफ 29A में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेम मतलब वही होगा जो IT एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज टी में बताया गया है, ऐसा उन्होंने बता दिया है। बाकी अब जाके आपको ढूंढिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज टी में क्या कहते हैं। तो चलिए फिर हमारा फर्ज है आपको बताना है कि उसमें क्या कहा जाता है। सीधा सीधा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक रेफरेंस के लिए मैंने ढूंढ निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसा कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेटा, रिकॉर्ड और डेटा generated image or sound stored, receive or sent in an electronic form or microfilm, film और computer generated microfiche। तो ऐसा हमारे IT एक्ट में क्लॉज टी में सेक्शन 2(1) के टी में डिफाइन किया गया है। तो कुल मिला के अगर बेसिक चीजें समझे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है। आज की डेट में जब भी मोस्ट ऑफ द केस आपने देखा होगा, जब भी जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है सबसे पहले क्या चेक करती है, व्हाट्सएप चेक करती है। व्हाट्सएप से क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करते हैं कॉल पे, रिकॉर्डिंग पे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स माना जाए, ठीक है। कोई भी एजेंसी सबसे पहले, अब जैसे बहुत सारा केस पीछे हुआ था उसमें भी देखा, सबसे पहले व्हाट्सएप चैट को खंगाला जाता है, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट के तहत इसको वैलिड माना गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है एडमिसिबल माना गया हमारे कोर्ट ऑफ लॉ।
और बात हम करते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वैल्यू। तो चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट। मतलब ये अर्थ लगाना कि वो एक डॉक्यूमेंट है वेयर बाई, जहां पे एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, मतलब कि कानूनी अधिकार बनाया गया हो, कानूनी अधिकार क्रिएट किया जा रहा हो, उसको बढ़ाया जा रहा हो, एक्सटेंड किया जा रहा हो, कानूनी अधिकार को ट्रांसफर किया जा रहा हो, कानूनी अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो, कानूनी अधिकार को हटाया जा रहा हो। मतलब कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसको बोलेगी? कि ऐसा कोई भी दस्तावेज जिससे किसी व्यक्ति का लीगल राइट को क्रिएट किया जा रहा हो, ट्रांसफर किया जा रहा हो, एक्सटेंड किया जा रहा हो, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो, रोका भी जा रहा हो, और रिलीज और एक्सटिंग्विश किया जा रहा हो। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, जहां पे किसी भी डॉक्यूमेंट को देख के समझ के किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि हमारे पास लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, मेरे पास लीगल लायबिलिटी आ गई इस चीज की, या मेरे पास इस डॉक्यूमेंट से लीगल लायबिलिटी हटा दी गई है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलो फिर से इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ने, एक व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख देता है। तो जैसे ही उसने अपना नाम लिखता है, वहां से क्या होता है? वहां से एक लीगल राइट क्या हो गया? क्रिएट हो गया। और लीगल राइट क्या हो गया? वहां से ट्रांसफर हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज उसने अपना नाम लिख के किसी को दे दिया, तो राइट क्या हो गया? वो ट्रांसफर हो गया। तो इससे आप समझ लीजिए वो क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो एक से दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया। क्योंकि वो व्यक्ति क्या हो गया? उसका लॉफुल होल्डर हो गया, क्योंकि उसका उस पर नाम लिख दिया गया है। तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी। एक एग्जांपल है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। असेसमेंट ऑर्डर क्या है? एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आप अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में देखना चाहते हो, हमारे आईपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसमें स्पेशली वैल्यूएबल सिक्योरिटी को मेंशन किया गया है। मैं सेक्शन का नाम बता दे रहा हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। सेक्शन 329, 329, सेक्शन 331, सेक्शन 342, सेक्शन 348, सेक्शन 420, 467, 471, इसमें स्पेशली वैल्यूएबल सिक्योरिटी वर्ड्स को मेंशन किया गया है। अब सेक्शन 31 की बात करते हैं। विल। विल से क्या समझ में आता है? अब विल मतलब वसीयत। वसीयत मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब वसीयत। तो वसीयत आप जानते हैं वसीयत क्या होता है? पिताजी अपने बच्चे के नाम पे कर दिया है, किसी ट्रस्ट के नाम पे कर दिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिए। सेक्शन 31 एक्सप्लेन अबाउट अ विल। एक नंबर में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादा कुछ नहीं। अब सेक्शन 32 पढ़ते हैं। 32 में वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस संहिता के हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन में, एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि पर्टिकुलर सेक्शन में एग्जैक्ट बताया ना गया हो, एक्सप्लेन ना किया गया हो, वर्ड विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन, जहां पे एक्ट की बात की जा रही है वहां ये समझा जाएगा कि वहां पे इलीगल ओमिशंस की भी बात की जा रही है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कि सपोज करिए कोई भी ऐसा, चलो एक सेक्शन मान लेते हैं, कोई भी सेक्शन में ये दिया है कि आप ये ऐसे ऐसे एक्ट करेंगे और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप मर्डर के लिए लायबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कोई ऐसा आप एक्ट कर रहे हैं जिससे किसी की मृत्यु हो जा रही है तो आप मर्डर के लिए लायबल हैं। तो यहाँ पे ये इंक्लूड है इलीगल ओमिशन। सपोज करिए आपने ऐसा एक्ट नहीं करके ऐसा इलीगल ओमिशन किया, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को चाकू से मारा, वो तो मर गया, उसको बोलेंगे एक्ट। गोली मार दिया, वो एक्ट है।
लेकिन सपोज करिए आपने किसी व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद कर दिया, या किसी जेलर को जहां जेल में बंद किया जाता है वहां बंद करके उसे लगातार कई दिनों तक न खाना दे रहे हैं न पानी दे रहे हैं। इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है? आपकी ड्यूटी बन रही थी कि उस व्यक्ति को खाना पानी दें, आप उसको मार नहीं रहे हैं गोली से, चाकू से, लेकिन आप वहां पे इलीगल ओमिशन कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को खाना नहीं दे रहे हैं, उस व्यक्ति को पीना नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो इसको बोलेंगे इलीगल ओमिशन। तो जरूरी नहीं है कि एक्ट से ही आप किसी की मृत्यु करें, आप इलीगल ओमिशन से भी किसी की मृत्यु कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी सेक्शन में अगर एक्ट डिफाइन है तो ये मान के चला जाएगा कि एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, चाहे वो एग्जैक्ट वहां पे ये दिया हो या ना दिया हो। चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई? चलो ठीक है, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है। सेक्शन 33 बताता है एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन क्या होता है? अभी मैंने बताया, ओमिशन किसी चीज को नहीं करना, एक्ट किसी चीज को करना। तो पढ़ते हैं, द एक्ट, द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट ऑफ अ सिंगल एक्ट, और द वर्ड ओमिशन डिनोट्स वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन और सिंगल ओमिशन। मतलब अगर एक्ट ओमिशन की अगर कहीं बात की जा रही है तो हम ये मान के चलेंगे, अगर एक्ट की बात कर रही है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल एक्ट की बात कर रहा हो सकता है सीरीज ऑफ एक्ट की बात कर रहा हो। और जहां ओमिशन की बात की जा रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल ओमिशन की बात कर रहा हो, अ सीरीज ऑफ ओमिशन की बात कर रहा हो। कुल मिला के एक्ट जो है, एक्ट कहीं भी दिया है तो ये मान के चलेंगे कि वहां पे सिंगल एक्ट की बात ना करके सीरीज ऑफ एक्ट की बात भी हो सकती है। और जहां ओमिशन की बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वहां सिंगल ओमिशन की बात कर रहा है, एक सीरीज ऑफ ओमिशन की बात की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो भी समझने की कोशिश करिए, और समझ में आ रही है तो भी समझने की कोशिश करिए। और इन फ्यूचर कल परसों जब भी समय मिलेगा मैं इसके फर्दर फिर वीडियो स्टार्ट करूंगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, जो भी इसको कहें आप। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन, आपका रात, आपका सब शुभ हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।